हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन दिया था कल, देखना एक बार, जिसने ट्राई किया अच्छी बात है। क्या था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, जीरो आएगी। अच्छा, साइड कितनी थी बेटा, ए, मास कितने रखे थे बेटा, मास कितने थे कॉर्नर पर, 3 kg, 3 kg एंड 3 kg। इसके सेंट्रोइड पर, सेंट्रोइड पता होता है ना, मतलब यहां से कोई आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो इसके मिड पॉइंट आगे, तो यहां पर कितना चार्ज रखा था, 4 kg। किस पर निकालनी है फोर्स, इस 4 kg पर नेट फोर्स निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले नामकरण कर लो, इसको ए कह लो, इसको बी कह लो, इसको सी कह लो और इसको ओ कह लो। अब सबसे पहले जब आप लिखोगे ओ पर फोर्स लगाई ए ने, कितनी आएगी बेटा, जी m1 m2 इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। आर आपका बेटा क्या है, ए ओ। बस चैलेंज यही है थोड़ा सा आपके लिए कि आपने ए ओ निकालना। अब ए ओ बेटा आज निकालना सीख लेते हैं, अगर दोबारा कभी क्वेश्चन सामने आएगा तो ए ओ सीधा याद रहना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया था तो बेटा ये एंगल टोटल 60 होता है, ये 30 डिग्री। अगर पूरी साइड ए होती है तो बेटा ये कितनी होती है, ए बाय, अच्छा, और ये इसको बेटा परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री एंगल बना, तो cos 30 निकालना बेटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले दो बेटा। बेस क्या बेटा आपका, a/2, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा आपका, CO लगा लो या ए, सारे इक्वल ही होते हैं बेटा, आप ए। CO निकालना था बेटा, CO a/2 डिवाइड बाय cos 30 कितना होता है, इस 2 से 2 मर गया, a बाय अंडर रूट, यही आएगा। तो CO की वैल्यू आ गई, और इतना पता होना चाहिए कि ये AO CO B सारे बेटा इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये याद रखना। इस फॉर्मूले में बेटा आप CO की वैल्यू डाल, इस क्वेश्चन में ना इसकी जरूरत नहीं भी थी, बस इससे पता हो तो चल जाता काम, लेकिन फिर भी बेटा किसी अगले क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ सकती है। तो बेटा लिख सकते हो 12g डिवाइड बाय a/√3 है तो a का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 3 आएगा, अंडर√3 है ना, उसका स्क्वायर करोगे 3 आएगा ना, और इस सबसे ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में 3। डायरेक्शन क्या आएगी, ये मास इस मास को खींचेगा ना, तो बेटा अलोंग ओ से एक तरफ बेटा फोर्स लगाएगा ये तो F। नेक्स्ट बेटा FOB कितनी आएगी, अब आप समझ जाओगे, सेम आएगी। B बेटा कितना है, डिस्टेंस बेटा अब भी कितनी है, उतनी ही है जितनी पहले थी, क्योंकि सारी बेटा इक्वल डिस्टेंस है, तो 4 सेम आ जाएगी, 36g डिवाइड बाय a का स्क्वायर अलोंग बेटा OB। नेक्स्ट FO बेटा सेम आ जाएगी 36g डिवाइड बाय a का स्क्वायर अलोंग OC। यहां तक तो बेटा किसी को दिक्कत ही नहीं, इसको भी यही लिख देते हैं 36। अब वेक्टर को ऐड करने में बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वेक्टर को ऐड करने पहले बेटा किन्हीं दो को ऐड कर लो। अच्छा
एक ये आया और एक बेटा ये आया, ये है FOB, और बेटा ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये आ जाएगा FO। किन को ऐड करें, सारी खिचड़ी एक जैसी है। कोई पहला स्टेप पैरेलल है, कोई नहीं है, अपोजिट है, कोई नहीं, परपेंडिकुलर है, कोई नहीं। तो अब बेटा ये एंगल कितने का होता है, ये वाला, ये एंगल कितने का होता है 120। कैसे पता चला सर, ये हाफ है तो ये 30 होगा और ये भी 30 होगा, और ट्रायंगल के एंगल का सम बेटा होता है 180, तो 60 ये हो गया तो 120 उससे होना पड़ेगा। तो याद रखना बेटा ये एंगल कितना होता है। अब इन दोनों को ऐड करो बाय लास्ट मेथड जो हमने लास्ट में किया था ना, तो लिख सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, रिजल्टेंट ऑफ FOA एंड B, इसको बेटा R1 मान लो क्योंकि आगे फिर ऐड करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा बेटा आपको आइडिया लग गया कि सर FOA और FOB तो सेम है, ध्यान से देखो बेटा मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये आ जाएगा आपका FOA का स्क्वायर। क्या मैं सीधा लिख दूं, अगला भी FOA ही है बेटा, क्यों, दोनों इक्वल हैं। चलो एक बार दूसरा लिख देते हैं, FOB प्लस 2 FOA FOB, cos 120 कितना होता है -1/2। बेटा ये 180 तक आपको याद रहनी चाहिए वैल्यूज। हाँ, अब आगे ध्यान से देखो, क्योंकि बेटा दोनों सेम है, ऑब्जर्व रखना ये वाला FOA स्क्वायर, इसको बेटा F ऑफ A लिख दो, प्लस 2 F ऑफ A है, अगला भी F ऑफ A ही बन जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और बेटा ये -1/2 आ जाएगा। 2 से 2 मर गया, बेटा आवाज नहीं, आराम से बैठ जाओ, ठीक है। क्या बचेगा भाई, F ऑफ A का स्क्वायर प्लस, ये कैसे आया क्या 2FOA कैसे आया? भाई, ये तो फॉर्मूले में था, स्क्वायर स्क्वायर क्यों आ गया, सेम ही तो है दोनों। बेटा इससे ये मर जाएगा, ये माइनस का प्लस का, कुल मिलाकर बेटा वही आया, यानी कि R1 कितना आ गया, FOA कितना था बेटा, ये वाला 36G डिवाइड बाय A का। और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आगे किसी में ऐड करने जा रहे हो, हाँ 0 आएगा, इसको आगे किसी में ऐड करने जा रहे हो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, अगर बेटा दोनों इक्वल है ना, कल बताया था, अगर दोनों इक्वल होती है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच, तो ये रिजल्टेंट बेटा बिल्कुल इनके बीचों बीच इधर आ जाएगा R1, ठीक है। R1 ये आ गया अलोंग O, इसका बेटा नाम क्या रखें, अब M रख लो। अब लास्ट में बेटा एक R1 बचा और एक ये बचा, दोनों को ऐड करना है, आप खुद देख सकते हो। रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड F, आप खुद देख लो बेटा नेट वैल्यू कितनी आएगी, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, देख लो 0 आंसर आया। तो R1 कितना आया था 36G डिवाइड बाय A स्क्वायर, दूसरा बेटा 36G बाय A का स्क्वायर इक्वल टू। अब इसमें मैं हल्का सा चेंज करूंगा बेटा, फिर आपने करना, देखना क्वेश्चन ये आपको आता है, मान लीजिए आपको आता है, करवा दिया ना। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यहां पर क्या लगा दिया उसने, 6 कर दिया, अब आंसर 0 नहीं आएगा,
थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सबसे पहला FOA बेटा सेम रहेगा, FOB भी सेम रहेगा, लेकिन FOC बदल जाएगा। ध्यान से देख लो बेटा, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी थी ना, फिर अगले में भी नहीं पड़ा बेटा, लेकिन यहाँ पर इसको बढ़ाया तो यहाँ पर फर्क पड़ेगा, यानी कि FOC कितना आ जाएगा बेटा जी। इन दोनों की प्रोडक्ट कितने है बेटा 24, और नीचे बेटा क्या है A² / 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 72 आएगा। अब लास्ट फोर्स बेटा चेंज होगी। अच्छा इसके बाद क्या करना है भाई, ये तो सेम आएगा ना क्योंकि ये बदले नहीं है बेटा, ये तो बदले नहीं है। अब यहाँ तक सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर बेटा बदल गए। जब लास्ट वाला करोगे FOC कितना है, FOC बेटा कितना है 72G/A²। किधर जा रही है बेटा अलोंग OC। और R1 कितना है बेटा 36G/A² अलोंग OM। ये वाला बेटा OM आएगा। अब दोनों को ऐड करना है, दोनों अपोजिट हैं, तो अपोजिट केस में बेटा क्या करते थे, ज्यादा में से कम वाला माइनस कर। ज्यादा कौन सा सागर, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, कितना आ जाएगा जी 72G में से 36 कितना आ जाएगा, ये जोर ज्यादा पड़ गया ना, हैंग्स होने लग गया। आगे बताओ डायरेक्शन क्या आएगी अलोंग OC, क्योंकि ज्यादा भी साइड जाएगा बेटा OC। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल पे पूछे क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो कैसे चेक करोगे, सिस्टम पर नेट होनी चाहिए ना, अकेले को क्यों देख रहे हो, फिर अकेला ही तो है ये सिस्टम में, तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, काफी खतरनाक क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। घर जाकर पहला काम है इसी क्वेश्चन को पकड़ लेना। क्या करना है, अगर बेटा टाइम है, नेट फोर्स इस पर निकालना। अब तो किस पर निकाली थी, इस पर, नेट फोर्स इस पर निकाल, नहीं एक अलग क्वेश्चन बना देता हूं मैं, ये बेटा ट्राई करना, अगर हो गया अच्छी बात। आसान केस कर देते हैं, 3 kg 3 kg ए मान लेते हैं, काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन बस बीच में कुछ नहीं रखा। अब नेट फोर्स बेटा आपका ये है A B, इस पर नेट फोर्स निकालनी है, पहला क्वेश्चन ये है। अगर इस पर निकाल ली फिर इस पर भी निकाल लोगे, लगभग सेम काम आएगा, इस पर भी निकाल लोगे, तीनों पर अलग अलग निकालो नेट फोर्स। हाँ जी अभी नहीं निकालनी, घर के लिए है, हाँ होमवर्क लगा बेटा। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कैसे करना होगा। ये वाला मास इस मास को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला जिसको अट्रैक्ट करेगा, इस पर नेट फोर्स ये आई। इक्विलर ट्रायंगल तो बेटा 60 डिग्री एंगल होगा, निकाल सकते हो यार इसका, तो निकाल सकते हैं ना इसका। अच्छा ऐसे बेटा इसका निकाल लोगे, ऐसे ही इसका निकाल लो, हाँ वो आपने आगे देखना है बेटा, इक्वली आएंगे।
जो भी आएगा। 9G स्क्वायर आ गई सर, प्लस कर दो पोजीशन। आसान है। बिल्कुल सर, आसान है, मुश्किल नहीं है। वो अभी निकाल दिए सर। क्वेश्चन के बाद स्टार्ट होता है, आपने इस सिस्टम पर बेटा नेट फोर्स निकाल, सिस्टम पर निकालनी है। मैं एक पार्टिकल नहीं पूछ रहा हूँ, पहले अलग अलग निकाल लो बेटा सभी की, उसके बाद मैं कह रहा हूँ सिस्टम पर नेट फोर्स निकालें सिस्टम पर। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो बेटा ये निकालोगे तो बीचों बीच आएगी ना, इसकी भी क्या आएगी, बिल्कुल बीचों बीच इसकी भी क्या आ जाएगी। इन तीनों फोर्स को ऐड करना है, वो आएगी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स। ओके सर, कर देंगे। ठीक है ना, दो इधर जा रही हैं, एक नीचे आ रही है, तो नेट फोर्स चेक करनी है क्या आएगी क्या नहीं। ये एक बार ट्राई करना बेटा, जरूर जीरो आएगी, करके देख लेना। सर हाँ जी, कल पेपर है, किस चीज़ का? टेस्ट है। हाँ वो तो है ही है, यहाँ पर तो है ही। मैंने सोचा कोई और पेपर आ गया कि। लैंग्वेज में पेपर है सर। हाँ जी यही आएगा। बस ट्राई करना बेटा, जिसका आंसर जिसको फील हो गया ना, एक बार फिर भी लिख कर देख लेना। नेक्स्ट आता है बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या होता है? हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये वाला मास m, इस मास पर बेटा क्या लगाएगा, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो। ये वाला मास उस मास पर फोर्स लगाता है, फोर्स लगा तो रहा है, लेकिन फोर्स लगाई किसने? आपको सर इसने लगाई। ठीक है, पहले ध्यान सुन लो बेटा, उस पर 99% चांस है आंसर जीरो ही आएगा, उस पर 99% चांस जीरो ही आएगा, बट फिर भी एक बार चेक कर लेना। अपोजिट डायरेक्शन है सर फोर्स की। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अगर बेटा ये मास m1 है, ये m2 है, हमने ये पढ़ा हुआ कि ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा। अब जरा ये समझो कि इसने जब इस पर फोर्स लगाई, अब जैसे मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट के पास बेटा आयरन का पीस लेकर जाओगे, वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। चाहे आप बेटा उसको दिन में लेकर चले जाओ, चाहे रात को अंधेरे में लेकर चले जाओ, ठीक है ना, चाहे 12 बजे 1 बजे रात के, कहीं मैग्नेट सो तो नहीं गई, कहीं अट्रैक्ट करना छोड़ दे, ठीक है ना, अंधेरे में लेकर चले जाओ। लेकिन आप जिस मर्जी कंडीशन में उसके पास लेकर चले जाओगे, उसी टाइम क्या लग जाएगी उसके ऊपर? फोर्स। मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो ऑलरेडी वहाँ पर है, ये नहीं कि मास को देखा फिर उससे बेटा शक्तियाँ निकली और उसको अट्रैक्ट किया। एक तो ये होता है ना कि मास दिखा, फिर वहाँ से बेटा कोई फील्ड निकला होगा, फिर उसने उसको अट्रैक्ट किया होगा, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी उसके अराउंड एक फील्ड बना होगा ऑलरेडी, चाहे कोई चीज़ है चाहे नहीं। मैग्नेट के पास आयरन का पीस रखो चाहे ना रखो, उसके अराउंड एक हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बना रहता है। समझ के बात? ऐसे ही एक मास है कोई भी, उस मास के पास भी एक फील्ड बना रहता है, ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? एक मास के अराउंड बेटा एक स्पेस है जहाँ पर उस मास का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एक्सपीरियंस बेटा कोई अनदर मास करेगा, कॉमन सी बात है, मास मास के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? स्पेस अराउंड द मास
अब दो छोटे वर्ड आते हैं बेटा, यूज होते रहेंगे। एक आता है आपका सोर्स मास और एक आता है टेस्ट मास। सोर्स मास जो ग्रेविटेशनल फील्ड को बना रहा है वो सोर्स हो। सो लिख सकते हो सोर्स मास क्या है, वो मास जो ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस करे, आप इतना शोर क्यों जा रहे हो? आराम से बेटा बातें कर लो, आराम से बातें कर। तो टेस्ट मास बेटा क्या होगा, अब उसने फील्ड बनाया, उसको जो चेक करने वाला है, टेस्ट करने वाला है। मान जैसे बेटा आपके स्कूल में प्रिंसिपल एक फील्ड अपने आसपास रखता है, ठीक है ना, उसकी फील्ड में जो भी बच्चा जाएगा बेटा उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, ठीक है ना, तो वो तो है बेटा सोर्स। अब टेस्ट मास कौन सा, आपके क्लास में कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिसके पास सुबह पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फलाना टीचर आएगा, फलाना नहीं आएगा, फलाना यहाँ गया हो, फलाना यहाँ गया हो। वो टेस्ट मास है, वो सुबह सुबह डिटेक्ट कर लेता है भी कोई आया हुआ है या कोई नहीं आया हुआ। अब ये टेस्ट मास जो हमारा है बेटा, इसके पास क्या है, एक खास प्रॉपर्टी होती है, इसका साइज क्या लेते हैं हम, बिल्कुल स्मॉल होते हैं। तो लिख सकते हैं टेस्ट मास क्या होता है, क्या बात होता है, इनफाइनाइट असेंबली बताते हैं। इसका मतलब होता है इतना ज़्यादा छोटा कि आप सोच भी ना सकें। मैं कहूँ सबसे छोटा और पॉजिटिव नंबर लिख दोगे क्या? मैथ में सबसे छोटा और पॉजिटिव नंबर लिख लोगे क्या? उसके छोटेपन की कोई हद नहीं। ऐसे ये कुछ कह रहा है, इनफाइनाइट असेंबली स्मॉल मास है, वेरी वेरी स्मॉल। मतलब साइज बिल्कुल क्या है उसका, नेग्लिजिबल, लेकिन मास है। पॉइंट मास करवाया था ना बेटा, मैंने पॉइंट मास बताया था। साइज तो बिल्कुल क्या है, नेग्लिजिबल, लेकिन मास है। तो ये क्या है यहाँ पर, इनफाइनाइट असेंबली स्मॉल मास, मास भी बिल्कुल छोटा ले लिया, बिल्कुल छोटा ले लिया मास, ठीक है। और फिजिक्स में मैंने पहले बताया हुआ है, छोटा बड़ा बेटा वैसे कंफ्यूज मत हो जाना। कई बार दिल करा तो बेटा इसको भी इनफाइनाइट बोल देते हैं, और कई बार दिल किया तो बेटा 100 फुट बिल्डिंग को भी स्मॉल बोल देते हैं। वो मतलब कंपैरिजन है। इसका कंपैरिजन बेटा चींटी के साइज से करोगे तो फिजिक्स वाले क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है ना। और अगर बेटा वो 100 फुट की बिल्डिंग का कंपैरिजन अर्थ की रेडियस से करोगे तो उसको क्या बोल देंगे, स्मॉल, ठीक है ना। ऐसे कंपैरिजन में कहेंगे। अब ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, इसका एक और नाम भी यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और धीरे धीरे बेटा उसको ग्रेविटेशनल फील्ड ही बोलने लग जाते हैं, इंटेंसिटी बेटा लास्ट में से हटा देते हैं धीरे धीरे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी क्या होती है? जैसे अगर आप, बारिश हो रही है बाहर बेटा, कभी बारिश आती है कि वो कोई बूंद कहीं पड़ती, कहीं 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 कहीं, तो वहाँ पर बोल दो कि उसकी इंटेंसिटी कम है। उस केस में अगर बेटा पास पास है बहुत ज़्यादा, उसको बोल दोगे उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा। जैसे बेटा अगर आप देखते हो बेटा, जब आदमी बुजुर्ग होता है तो बेटा जो आपके हेयर होते हैं वो कहीं कहीं पर रह जाते हैं, मान लो किसी किसी के, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उस केस में समझो कम है। अगर किसी के घने संघने हैं बेटा तो वो आप इंटेंसिटी ज़्यादा। इस टर्म हर
जगह पर इसका मीनिंग चेंज हो सकता है। तो कितनी ज़्यादा आप ऐसा समझो, जैसे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी मतलब कितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड है, ऐसे समझो आप। अब इसकी असल डेफिनेशन क्या है, इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फोर्स पर यूनिट मास, समझो जरा, फोर्स पर यूनिट मास। सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा ये, पर यूनिट मास। एनर्जी नहीं है, ई ग्रेविटेशनल फील्ड है, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैथ में करोगे, किया नहीं है, कुछ बुक वाले यहाँ पर बेटा ये टर्म यूज कर सकते हैं, लिमिट एम अप्रोच टू 0। नीचे वाली चीज़ कह रहे हैं 0 के पास लेकर चलो। मैथ में अभी किए तीनों की बेटा लिमिट, इस चीज़ का मतलब कि m 0 के बहुत ज़्यादा पास जा रहा है बट 0 नहीं है, मतलब बहुत छोटा है, ये भी यूज़ कर लें। अच्छा, इसकी यूनिट बेटा लिख सकते हो, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या आएगी बेटा, फोर्स न्यूटन, नीचे बेटा मास है, ये यूनिट आ जाएगी। डिमेंशन फॉर्मूला बेटा बता सकते हो, पहले फोर्स का बता दो बेटा। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ, एम एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस 2, ये फोर्स का आ गया। हाँ, और बेटा केजी है साथ में, केजी ये इनवर्स में है, तो बेटा एम की पावर माइनस। अब बेटा ये देखो, इससे कट गया, इस फील्ड का डायमेंशन वही है जो एक्सेलरेशन का होता है। एक्सेलरेशन का बेटा ये आएगा ना, अच्छा ऐसा यूनिट भी बेटा इसकी ये लिख सकते हो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगी। न्यूटन में बेटा केजी कट जाएगा, तो देखो इस फील्ड की यूनिट एक्सेलरेशन वाली आ गई, एक्सेलरेशन वाली, एक्सेलरेशन यही तो होती है, एक्सेलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। तो वेक्टर को ऐड करने का बेटा एक ही तरीका है। अब इसके बाद क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस फील्ड की, जिधर फोर्स जा रही है बेटा वही डायरेक्शन है, फोर्स की समझ जाना। ऐसा लिख लो, टुवार्ड दी सोर्स मास। जैसे बेटा ये सोर्स मास है, ये अपने अगल बगल फील्ड बनाएगा, मतलब ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है ना अपनी तरफ, तो मतलब इसने इसको ऐसे अट्रैक्ट किया होगा ना, इसने इस पर ऐसे तो फोर्स लगाई होगी, तो हमेशा इसकी तरफ ही आएगा, लेकिन अपनी तरफ ही खींचेगा ये मास। तो ये टुवार्ड दी सोर्स मास बेटा आप लिख सकते हो। एक क्वेश्चन है बेटा, आप समझ जाओगे, जैसे भी किए हुए थे ना वैसे ही क्वेश्चन पर एक फॉर्मूला करते हैं। अगर दो मास हैं बेटा यहाँ पर, इसको कैपिटल एम, इसको स्मॉल एम मान, ये सोर्स मान रहा हूं मैं फिलहाल के लिए, और ये टेस्ट मास।
इसका फील्ड निकालना है आपको, मेन बात ये है। अब इसकी बेटा फोर्स कितनी आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स Gm बाय आर का स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ मैं, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स, एक मिनट बेटा, डिवाइड बाय m करना बेटा, Gm आर स्क्वायर डिवाइड बाय G कैपिटल M डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ जी, टेस्ट मास लेना है जो चेक कर रहा है, ये याद रखना, यहाँ पर लिख लो ये वाला टेस्ट मास। हाँ जी बेटा, कौन बुला रहा? अच्छा, इंक डालो मैम उसमें, इंक डालो, खुलता नहीं, अपोजिट साइड में खुलता है ये, इसकी चूड़ी उल्टी है, आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का बेटा कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, सॉरी ये वाला, G कैपिटल M डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। डायरेक्शन बेटा टुवार्ड दी सोर्स मास, जिसका निकाल रहे हो उसकी साइड आप, ठीक है ना। भाई वो बात में पता चल जाएगा वो किस क्या फील्ड निकालना चाह रहे हैं, किसका, ये फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक, यहाँ पर फिर बेटा इसको एक नए तरीके से देखते हैं, नए तरीके से। एम तो बेटा गायब भी कर दिया ना, हाँ सोर्स मास का मास, स्मॉल एम तो बेटा गायब भी कर दिया। अब इसका ये मतलब क्या निकल कर है, ये वाला आपके पास एक सोर्स मास है m, उससे r डिस्टेंस दूर अगर आप खड़े हो, यहां पर इस मास ने कितना फील्ड बनाया, Gm डिवाइड बाय r का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर बेटा इसके पास जाओगे तो फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, r कम है तो बेटा स्ट्रॉन्ग, दूर जाओगे तो फील्ड वीक होता रहेगा। अब यहां पर फील्ड बन चुका है ऑलरेडी, इस पॉइंट पर कितना फील्ड है, इतना। अब अगर मैं यहां पर कोई मास लाकर रख दूं 2 kg 3 kg 4 kg, ठीक है ना, तो उस मास पर बेटा कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स असल में ये नहीं लगा रहा, ऐसे जो फील्ड लगा रहा है, इसने जो फील्ड बना रखा है वो फोर्स लगा रहा है। आपने इससे पहले क्या पढ़ा कि सर ये मास है, इस पर फोर्स लगा रहा है। अब बीच में बेटा एक विचोला सा आ गया, वो कह रहा है कि ये नहीं लगा रहा, इसने फील्ड बना रखा है अपने चारों तरफ, वो फील्ड क्या है, फोर्स लगा रहा है। समझ के बाद अब ये जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड आया ना, ग्रेविटेशनल फील्ड आया, इसकी डेफिनेशन भी पड़ी हुई है F/m, मतलब ये है तो फोर्स ही ना। अगर हम m को यूनिट ले लें, ध्यान से समझो इस बात को, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा है कि आप यूनिट चार्ज पर, सॉरी यूनिट मास पर कितनी फोर्स लगेगी, यूनिट मास पर कितनी फोर्स लगेगी। तो ये एक लाइन लिखो, इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका मीनिंग क्या है, यूनिट मास पर कितनी फोर्स लगे, यूनिट मास पर। भाई ये शुद्ध हिंदी में तो लिखा हुआ लगभग, जैसे आप कहीं मार्केट में गए हो, आपको 1 किलो के रेट का पता लग गया, बेटा कोई चीज़ लेनी है आपने, फिर 1 किलो का ये रेट है, अब 2 किलो बेटा लोगे तो मल्टीप्लाई करोगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर यूनिट मास पर कितनी बेटा फोर्स लगी, इतनी, तो
2 kg मास पर कितनी फोर्स लगेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 kg पर 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यानी कि फोर्स, अगर आप, ये फॉर्मूला ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, फोर्स इक्वल टू जितना मास है और साथ में क्या लगा दो बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये फोर्स ही है कितने पर है, यूनिट मास पर। अगर वहां पर बेटा 5 kg रखोगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 kg रखोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ये कोई मास है बेटा m, आपको नहीं पता बेटा, ये मास m है, ध्यान से बेटा, ये मास m है, r डिस्टेंस दूर पर बेटा इसका ग्रेविटेशनल जो फील्ड आया, ग्रेविटेशनल फील्ड वो है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर बेटा कितना फील्ड है, इतना। मैंने इस जगह पर बेटा एक मास रख दिया 5 kg का, इस पॉइंट पर एक मास रख दिया 5 kg का, इस पर कितनी फोर्स लगेगी, 100। बात समझे नहीं समझे? इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना था, 20, मास कितना रख दिया मैंने उस जगह पर, 5 kg। तो ये फील्ड इस मास पर फोर्स लगाएगा ना, तो ये फील्ड इस मास पर कितनी फोर्स लगाता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू फील्ड। तो मास की फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये देखो है क्या दो चीजों की यूनिट सेम आ जाए तो क्या वो फिजिकल क्वांटिटी सेम होती हैं? हाँ, यूनिट सेम आ गई एक्सेलरेशन वाली, ठीक है ना। फोर्स तो हाँ मास इनटू एक्सेलरेशन वाला, तो वो तो लॉजिकली वो बनेगा ना। ये मास है सर और ये एक्सेलरेशन, बट ये एक्सेलरेशन है नहीं है, तो जो फोर्स आएगी बेटा वो आ जाएगा 20 इंटू, और बेटा ही न्यूटन, तो 100 न्यूटन इस पर फोर्स लगेगी। समझे बात को? तो ग्रेविटेशनल फील्ड और कुछ नहीं है, यूनिट मास पर कितनी फोर्स लग रही है बेटा वो आपको बता देते हैं। बाकी 10 पर निकालनी है, 15 पर निकालनी है बेटा वो आपकी मर्जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवाने जा रहे हैं, उनका नेक्स्ट वाले टॉपिक में बेटा यूज़ होगा। आपने जो रिजल्ट किए हुए हैं बेटा वो किसके लिए हैं, पॉइंट मास के लिए। मतलब जो ये आपने ये फॉर्मूला किया था ना, ये वाला E इक्वल टू GM डिवाइड बाय R का स्क्वायर। ये हाँ जी, वो गैप कर दिया बेटा मैं फील्ड, पहले मैंने फोर्स चल रहा था बेटा, मैंने फील्ड का एग्जांपल देना था, मैंने फील्ड लिख दिया। ये किसके लिए बेटा वैलिड है फॉर्मूला आपका, पॉइंट मास के लिए। अब पॉइंट मास के अलावा बेटा बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी शेप्स होती हैं। एक रिंग बना सकते हो, एक जैसे एक बॉल होती है बेटा अंदर से खाली, होलो स्फीयर बना सकते हो, वो मास उसके पास भी है ना, सॉलिड स्फीयर उसके जैसे मेरे अर्थ है, तो वो पॉइंट मास तो है नहीं, यहाँ है पॉइंट मास नहीं है ना। तो अगर उनके लिए फॉर्मूला निकालना तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या अच्छा वो वाला, ये पता क्या, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है ऑलवेज वैलिड, ठीक है ना। यानी कि आप यहां से ये फोर्स है और ये आपका मास। अब इसमें शेप मेंशन नहीं है, कोई भी शेप हो सकती है बॉडी की, रिंग हो सकती है, कोई
शीट हो सकती है मास वाली, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये फॉर्मूला इसी से निकाला, लेकिन इस केस में मैंने क्या कंसीडर किया, एक पॉइंट मास। ये जर्नल डेफिनेशन है, ये आपका ऑलवेज वैलिड है। ये किसके लिए है, पॉइंट मास के लिए। समझ के बात को? कौन सा एक्सेलरेशन, ये वाला? ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये ग्रेविटेशन फील्ड है वैसे तो। ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है। देखो अगर एक पॉइंट मास रखा हुआ है ना, उसके अराउंड ये कितना फील्ड बना रहा है, वो उसके लिए है, पॉइंट मास के लिए। बात समझ में आ रही है? पॉइंट मास, ओहो, ये जो m है ना, जिसको सोर्स मास बोल रहे है, ये भी क्या पॉइंट मास ही है, क्योंकि ग्रेविटेशन लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट मास के लिए। ये भी याद रखना, ग्रेविटेशन फील्ड किसके लिए वैलिड है, ग्रेविटेशन जो आपका लॉ है न्यूटन का, पॉइंट मास के लिए वैलिड है। उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है ना। सो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, पॉइंट मास के लिए। अब इसके बाद जैसे आपके पास रिंग आती है, हमारे सिलेबस में नहीं है, कोई पतली सी रिंग लोगे बेटा उसका अलग आएगा, कोई शीट लोगे बेटा उसका ग्रेविटेशनल फील्ड अलग आएगा, सबके लिए अलग अलग आता है। स्पीयर लोगे बेटा उसका अलग आएगा। हमारा ज़्यादातर जो मेन ध्यान रहेगा वो स्पीयर की तरफ रहेगा, क्योंकि अर्थ से रिलेटेड ज़्यादा बातें की जाएंगी। तो अब अगर मैं स्पीयर की बातें करूं, इस केस में बेटा ये हो सकता है होलो स्पीयर, और यहां पर बेटा आपका हो सकता है सॉलिड। अब अगर स्पीयर होलो है, ये मास है बेटा इसका, इसके इनसाइड कहीं पर भी चले जाओ बेटा, आपके पास जो फील्ड आता है वो जीरो होता है, ये याद। होलो स्पीयर के अंदर फील्ड क्या रहेगा, डेरिवेशन बेटा आपको 12th क्लास में मिलेंगे। इसके जैसे जो चैप्टर है आपका पहला चैप्टर है, उसमें इसके डेरिवेशन सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से इसके बाद अगर आप आउटसाइड बात करते हो, इनसाइड तो जीरो है बेटा, आउटसाइड फील्ड आता है। ये एक फॉर्मूला इत्तेफाक से बना बेटा, ये फॉर्मूला इत्तेफाक से वही आया है। हो जाता है ना कई बार इत्तेफाक हो जाता है। तो यहाँ पर शेप कैसी है, पॉइंट मास नहीं है, फॉर्मूला कैलकुलेशन करने के बाद बेटा वही बन गया। तो आउटसाइड बेटा ये आता है फील्ड, सरफेस पर बेटा क्या आएगा, मान लो इसकी रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल आर, तो सरफेस पर कितना आएगा बेटा आपका जी एम बाय, सरफेस पर बेटा इतना आएगा। इनसाइड जीरो, आउटसाइड बेटा ये सरफेस पर ही कैपिटल आएगा, सॉरी कैपिटल आर, कैपिटल आर। आगे सॉलिड आ जाएगा बेटा, अब इसके आउटसाइड देखो बेटा, सबसे पहले आउटसाइड वाला फॉर्मूला। आउटसाइड जो आपका ग्रेविटेशन फील्ड आएगा जी, मास अगर कैपिटल एम है, आउटसाइड बेटा कहीं यहां पर आर डिस्टेंस दूरी पर, हाँ इत्तेफाक से है, यहाँ पर दोनों में इत्तेफाक हुआ है, लेकिन जैसे अंदर जाएंगे इसके इत्तेफाक खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब जैसे इसकी इनसाइड जाएंगे, सरफेस पर बेटा देखो,
सरफेस पर आएगा E इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस मान लो कितनी है, कैपिटल आर। यहाँ तक ठीक है बेटा दोनों, लेकिन इनसाइड क्या होगा, जी तो जी रहेगा। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो, अगर आप इसके इनसाइड जाओगे, मैं यहाँ पर शेप बना रहा हूँ इनसाइड वाली, इनसाइड मान लो बेटा कहीं यहाँ पर हो, इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ पर अगर आप इसके इनसाइड हो कहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा आपने फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर क्या करो, एक स्फीयर ड्रॉ करो ऐसे। कितनी डिस्टेंस दूर हो आप, आर। यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात है, आप यहाँ पर हो ना, इसके अंदर चले गए, अब यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है कि ये मास जो बाहर वाला है वो अपने अंदर वाले पर फोर्स नहीं लगाएगा ना। अगर बाहर वाला मास अंदर वाले पे फोर्स नहीं लगाएगा, तो अगर ये बाहर वाला देखो ना, ये वाला फोर्स नहीं लगाएगा, बचा मास कौन सा बेटा, अंदर वाला। तो जो ये मास है सिर्फ यही क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अगर मैं इसके अंदर चला गया कहीं, धरती के अंदर बेटा सुरंग खोद के चला गया ना, तो धरती के ऊपर वाला मास मेरे ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा, सिर्फ नीचे वाला लगाएगा। समझ के बात को। तो वो यहाँ पर मास चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मैं एम डैश लिख देता हूँ, नीचे बेटा आर का, ठीक है ना। फिर आपको डीप नहीं, वो आगे जाकर करेंगे, ठीक है ना। हुआ क्या सर, कंक्लूड क्या हुआ बात से? ये कुछ रिजल्ट बताए जा रहे हैं आपको, क्या है? रिजल्ट इनका आगे यूज करेंगे, कल डेरिवेशन करेंगे कि ग्रेविटी कैसे चेंज होती है जैसे जैसे आप नीचे जाते हो और जैसे जैसे आप अबव जाते हो, ठीक है।